हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सबको बधाई भी देता हूं कि आप लोगों का सबका चयन हो अंतिम रूप से। आज का विषय थोड़ा सा ज्वलंत भी है, चर्चित भी है और परेशान करने वाला भी है ना। इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। मेरे पास ये एक पेपर है, मास्टर कॉपी है पेपर की, और जीव विज्ञान विषय का पेपर है। ठीक है, पेपर सेकंड है और ये 7 तारीख को हुआ था, आपको पता होगा। ठीक है, 7 जनवरी के आसपास पेपर हुआ था। इसमें कुल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 120 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के हैं और बाकी जो 30 क्वेश्चन है वो साइको से संबंधित है। तो इस पेपर में जो 150 क्वेश्चन है उनमें जो विवादित क्वेश्चन थे, काफ़ी चर्चित क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस की मैंने एक लिस्ट बनाई है। ये 2 पेपर्स के अंदर आपको दिख रही होंगी। ये 2 पेपर हैं मेरे पास जिनमें मैंने लिस्ट बनाई है, जिनके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। लोग बाग बहुत सारे मैसेज करते रहते हैं कि सर कौन सा क्वेश्चन इसका उत्तर सही होगा और कौन से क्वेश्चन का उत्तर जो है वो चेंज हो सकता है या डिलीट क्वेश्चन हटाया जा सकता है परीक्षा में। तो उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ जानकारी मिलेगी और आपकी मैं फ़ाइनल कट ऑफ भी बता दूंगा कि क्या जाएगी। वैसे तो बता रखी है मैंने आप लोगों को, बट जिस हिसाब से लोगों की चर्चाएं होती हैं, लोग मुझे मैसेज वगैरह करते हैं, कॉल्स भी आते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं मास्टर पेपर की बात करूंगा और कुछ दूसरे जो हैं आपके पेपर्स आप मिला लीजिएगा। मैं मास्टर पेपर के आपको क्वेश्चंस नंबर बताऊंगा। मास्टर पेपर का जो क्वेश्चन नंबर है 2, उस जो थोड़ा सा विवादित था कि उसमें क्या होगा, मैं चेंज होने वाले और डिलीट होने वाले दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग करके बता रहा हूँ, है ना। तो आप देखते चलिएगा। जो मास्टर पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 कथन दे रखे, जिसके अंदर आपकी पीसीटी है, हेनले का लूप है और दूरस्थ कुंडलित नलिका है, संग्राहक नलिका है। ठीक है, इसमें आरपीएससी ने जो ऑप्शन माना वो ए, बी, सी, मतलब ऑप्शन 2 को राइट माना है और ए, बी, सी को करेक्ट माना है। यानी कि इसमें जो कलेक्टिंग डक्ट है वो पीएच का को नहीं बनाए, पीएच को मेंटेन है, यानी मेंटेन और पीएच नहीं करती कलेक्टिंग डक्ट। बट ये गलत बात है कि पीएच जो है वो मेंटेन होता है इसके द्वारा, किसके द्वारा? कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा। इट मीन्स इसके जो चारों कथन है, चारों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, और जब चारों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे तो इसका ऑप्शन आएगा चौथा चेंज होकर ए, बी, सी, डी, है ना। आप इसके लिए एनसीईआरटी की बुक प्रीफर कर सकते हैं और हायर क्लासेस की बुक भी प्रीफर कर सकते हैं। जो फिजियोलॉजी है, डॉक्टर केसी सोनी साहब की बुक है, जो एडवांस वाली जो भी आई है उसमें भी ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस पेपर का, उसमें ये लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त बीजियों के मादा युग्मोद्भिद के बारे में सही नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म? तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट माना, जिसका इंग्लिश में द टिपिकल एंजियोस्पर्म, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी इज 6 सेल्ड। ठीक है, क्योंकि हिंदी में यहाँ पर अनावर्त बीजी वर्ड लिखा हुआ है, इंग्लिश में यहाँ पर एंजियोस्पर्म लिखा हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। तो भाई क्यों डिलीट होना चाहिए? जब आपके इस पेपर के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है, अगर आपने इंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे तो इसके फ्रंट पेज पे ये लिखा हुआ, अगर हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक में त्रुटि होती है, हिंदी में अगर कोई भाषागत त्रुटियाँ होती हैं तो वहाँ पर हम लोग इंग्लिश को प्रीफर करेंगे। तो इसका इंग्लिश का स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है, क्यों डिलीट होगा? कोई चेंज होने के चांसेस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको भी बताया था, ये चेंज हो सकता है, होगा, कंफर्म चेंज होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 19 जो है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रक्रमों के उत्पादों को कहते हैं द प्रोडक्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम प्रोसेस इज कॉल्ड। इसका आंसर सीधा सीधा आएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इकोसिस्टम सर्विस। आरपीएससी ने इसका आंसर माना है प्रोडक्टिविटी, जो कि गलत है, जो कि क्या है? गलत है। तो ये क्वेश्चन भी आपके चेंज होकर आएगा। इसके बाद में आपके अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर जो क्वेश्चन है बड़ा ही विवादित क्वेश्चन है और आप लोगों को पता भी है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नियंत्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर उत्तर आना चाहिए पादप।
और आरपीएससी ने इसको पादप ही माना है। कुछ लोगों का कहना है सर महासागर माना है। सर क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन की परिभाषा को समझिए और क्वेश्चन की मंशा समझिए, अब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। वो कंट्रोलर पूछ रहा है, वहाँ पर रिजर्वायर नहीं है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता जैसे एनसीईआरटी में लिखा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट अमाउंट ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर एज अ रिजर्वायर, यहाँ पर रिजर्वायर वर्ड डाला होता अगर, या कौन उसको भंडारित करता है मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, या मतलब सर्वाधिक मात्रा में कहाँ भंडारित होती है, तब आप उसका उत्तर ऑप्शन दे सकते थे। यहाँ पर मतलब कंट्रोल करने वाला का कहने का मतलब उसको सर्कुलेट कौन कर रहा है वायुमंडल में, तो वहाँ पर वो प्लांट ही होगा बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसका। तो इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो मैंने आपको दूसरा 7वां 19वां और 25वां क्वेश्चन अभी क्लियर करवाया था। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन जो है मास्टर पेपर का, उसमें लिखा हुआ किसी रोगकारी जीव ऑब्लिक विष के विरुद्ध तैयार की गई जो प्रतिरक्षियां हैं बॉडी के अंदर प्रवेश करवाई जाती है। कहने का मतलब ये हो गया कि आपने जो एंटीबॉडीज़ है वो पहले बॉडी के बाहर किसी अदर बॉडीज़ में प्रिपेयर करवाई है, इन सिटू, इन विट्रो जो भी हैं, है ना, या इन विवो अदर बॉडी के अंदर। अगर इन विवो भी करवाई है तो वो अदर बॉडी के अंदर करवाई है, इन सिटू करवाई है तो वो अदर किसी सेल में आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो पेशेंट है उसकी बॉडी के बाहर करवाई है, या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सॉरी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या, इन विट्रो कल्चर करवाया है एंटीबॉडी का, तो भी वो बॉडी के बाहर करवाई। उसके बाद में उन एंटीबॉडी को उठाकर आपने बॉडी के अंदर डाला, जैसे डिफ्थीरिया के केस में डाला जाता है, या फिर सांप का जो एंटीविनम होता है वो भी बॉडी के बाहर ही प्रिपेयर करवा के अंदर डाला जाता है। तो बॉडी ने वहाँ पर कुछ नहीं किया, बॉडी ने वहाँ पर कुछ नहीं किया, उसको तो बनाया खिचड़ा मिला है। कहने का मतलब एंटीबॉडी मिली है, वो एंटीबॉडी जाकर उसको जो भी वो जर्म्स वगैरह होगा टॉक्सिक सब्सटेंस वो उसको किल करने का काम करेगा। तो ये जो है वो क्या हो गई, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन होगा। क्या होगा, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन का आंसर आना चाहिए। आरपीएससी ने इसका आंसर जो माना है वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन माना है, जो कि गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो डिलीट होने लायक है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो क्या है, डिलीट होने लायक है। ठीक है, और ये जो डिलीट होने लायक जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप बात करेंगे तो पेरीपेटस में जोड़ीदार टांगे होती हैं, देहगुहिक जीव की देहगुआ बोट्राइडल उत्तक से भरी होती है, और प्रवाल में बहुरूपता होती है, और मोलस्का में देहगुआ छोटी होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है इसका अगर आप देखेंगे तो पेरीपेटस है जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड नॉट पेयर्ड। क्वेश्चन को समझिए, पेयर्ड। तो ये क्वेश्चन, ये जो हालांकि 14 से 41 जोड़ी टांगे होती है वहाँ पर, बट वो पेयर्ड जोड़ी होती है, पेयर्ड होती है। जोड़दार का मतलब सेगमेंटेड नहीं होती। तो ये कथन थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा। और अगला जो है, अदेहगुहिक जीवों की देहगुआ बोट्राइडल उत्तक से भरी होती है। तो बोट्राइडल उत्तक जो है वो आपके एनेलिडा जो क्लास है उसकी हिरुडीनिया क्लास, एनोडिला फाइलम जो है उसकी हिरुडीनिया क्लास के जंतु में, जैसे हिरुडिनेरिया वगैरह के अंदर जोंग जिसको बोलते हैं उसमें होता है। प्रवाल में बहुरूपता होती है, करेक्ट बात है। मोलस्का की देहगुआ छोटी होती है, ये भी करेक्ट बात है। तो दो ऑप्शन इसके करेक्ट हो गए, मोर देन। ठीक है, इस हिसाब से ये क्वेश्चन डिलीट होगा, इस हिसाब से ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, कथन मैमेलिया, क्वेश्चन नंबर 29, कथन मैमेलिया के विषय में सही है। इस पर भी आपत्ति लगी है, लेकिन इसने कह रहे हैं कि साहब सभी मेमेलिया वर्ग जो है जंतुओं में ईयर पिना नहीं होते। जैसे अगर आप सिटेशिया की बात करेंगे तो सिटेशिया में ईयर पिना नहीं होते, लेकिन भाई साहब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए तो सही। तीसरा ऑप्शन में ये लिखा है कि यूथीरिया जो है उसके जीवों में बाह्य कर्ण पिना होता है, यूथीरियन में सब में बाह्य कर्ण पिना होता है। तो सत्य बात है, गलत क्या है इसके अंदर। सभी स्थलीय जलीय जो स्तनधारी है वो महासागरों में नहीं रहते हैं, नहीं क्या रहते हैं, तो सही साफ सुथरी बात है। गलत है ये, क्योंकि गंगा डॉल्फिन गंगा में रहती है, फिर महासागर में थोड़ी जाएगी वो। ठीक है, तो और आपका जो वेल है वो महासागर में रहती है। तो ये क्वेश्चन जो है एकदम परफेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। आगे मेरी बात समझ में। अगला जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है 61 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 61 है। ठीक है, 61 नंबर जो क्वेश्चन है उसको अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर 61 जो क्वेश्चन है उसमें लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा खर्रे में अनुपाश्रित नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्सेंट इन रैबिट। नॉट एब्सेंट इन रैबिट की बात पूछ रहा है, मतलब कि रैबिट में वो प्रेजेंट होना चाहिए। रैबिट में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। राइट सिस्टमिक आर्च को एक बार छोड़ दीजिए आप। रेनल पोर्टल सिस्टम केवल फ्रॉग तक होता है, फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। कैनाइन टीथ नहीं होते, क्योंकि वो कैसा है, हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस में वन डायस्टीमा होता है, कैनाइन नहीं होते। जितने भी हर्बीवोरस होते हैं उनमें कैनाइन टीथ नहीं होते, कार्निवोरा में ही कैनाइन टीथ होते हैं। तो हर्बीवोरस में वहाँ पर डायस्टीमा पाया जाता है।
ठीक है। अगर आप कैनाइन करते रेनल राइट सिस्टमिक आर्च करते हैं तो फिर कैनाइन भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आरपीएस ने पता नहीं किस आधार पर इसको राइट सिस्टमिक आर्च माना है। जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें लेफ्ट सिस्टमिक आर्च होता है। क्या होता है? इसका ऑप्शन चेंज हो कर आएगा लेफ्ट सिस्टमिक आर्च। क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो जो डिलीट होने वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा संज्ञान में ले लीजिए। ओबेलिया की पेरिशार्क, द पेरिशार्क ऑफ ओबेलिया इज काइटिन लेयर सिक्रेटेड बाय द एक्टोडर्म। यहाँ पर अगर क्यूटिकल होता है, क्या होता है? क्यूटिकल होता सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म, तब तो ये परफेक्ट बात हो जाती। लेकिन काइटिन लेयर सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म, मुझे नहीं लगता हालांकि ये डिलीट होगा, लेकिन जिस हिसाब से लोगों की मंशा है कि ये डिलीट हो सकता है, मैं बता देता हूँ। काइटिन और क्यूटिकल में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें काइटिनियस लेयर होती है, ना कि क्यूटिकल लेयर होती है। हायर इन्वर्टिब्रेट्स होते, हायर जो एनिमल्स होंगे उनमें क्यूटिकुलर लेयर आ जाती है, ठीक है। तो वो रिप्लेस्ड बाय, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। काइटिन लेयर्स होती हैं या क्यूटिकल लेयर्स होती है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों कंपोनेंट एक ही तरह के होते हैं। तो काइटिन और क्यूटिकल में कोई ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन डिलीट होना नहीं चाहिए, बट बाकी मंशा निर्भर करती है आरपीएससी के जो एक्सपर्ट बैठेंगे, जो हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। एक क्वेश्चन डिलीट होने वाला जो है, चमड़ा प्रसाधन उद्योगों में के बहिस्त्राव में निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के उपाश्रित होने की संभावना है? ठीक है, उपाश्रित मतलब उपस्थित होने की। जो चमड़ा उद्योग है वहाँ से जो पानी निकलता है बाहर, उसमें कौन सा एलिमेंट आपको मिल सकता है? लेड मिल सकता है, क्रोमियम मिल सकता है, फ्लोराइड मिल सकता है, कैडमियम मिल सकता है। आरपीएससी ने इसका क्रोमियम माना है और लेटेस्ट ये चर्चा का विषय भी है, इसीलिए क्वेश्चन उठा है। इन दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चित विषय है ये, तो इसलिए ये क्वेश्चन को उठाया, वहीं से ही उठाया गया है। लेकिन इसके अंदर जो डाउटफुल चीज़ है वो लेड और क्रोमियम दोनों कर रही है, क्योंकि लेड भी होता है और क्रोमियम भी होता है। ये क्वेश्चन पहले भी 2-3 एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें लेड और क्रोमियम दोनों होते, तो इट मे बी ये भी जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपका जाएगा। डिलीट होने की मतलब 99% इसके चांसेस हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है मेंढक टेडपोल वाला। जो क्वेश्चन है, मेंढक टेडपोल का कार्यात्मक वृक्क क्या होता है? आर्किनेफ्रोस, प्रोनेफ्रोस, मेसोनेफ्रोस। अब देखो बहुत विवादित क्वेश्चन है ये। अगर एनसीईआरटी कक्षा 12 के स्तर से देखें आप तो इसका आंसर आएगा प्रोनेफ्रोस, ठीक है, क्योंकि कक्षा 12 में उसी स्तर का नॉलेज दे रखा है, तो उस हिसाब से इसका आंसर आएगा प्रोनेफ्रोस। अगर आप हायर क्लासेज में चलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया है वो ग्रेजुएशन लेवल से आया है, तो हायर क्लासेज में अगर आप चलेंगे तो हायर क्लासेज में क्या होगा, अगर आप पढ़ेंगे तो जो टेडपोल होता है उसकी 4 स्टेज होती है, ठीक है। तो इसकी प्रिलिमिनरी स्टेज जो होती है, प्रारंभिक जो स्टेज होती है, उसमें प्रोनेफ्रोस जो किडनी होती है, बाद में इट इज़ कन्वर्ट इनटू द मेसोनेफ्रोस, इट इज़ कन्वर्ट इनटू द मेसोनेफ्रोस। ये मेसोनेफ्रोस में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होता है। दूसरी बात, एक सीबीएस की बुक के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो मेंढक की जो प्रोनेफ्रोस जो प्रारंभिक किडनी होती है वो आर्किनेफ्रोस होती है, जो बाद में ओपिस्थोनेफ्रोस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका क्वेश्चन प्रोनेफ्रोस भी ऑप्शन राइट हो सकता है। सीबीएच के हिसाब से देखें तो आर्किनेफ्रोस भी राइट है, और हायर क्लासेस की किताबों के हिसाब से देखें तो मेसोनेफ्रोस राइट है, ठीक है। आरपीएससी ने इसको मेसोनेफ्रोस माना, तो हायर क्लासेस के हिसाब से माना कि इसका ऑप्शन मेसोनेफ्रोस हो सकता है, होना चाहिए। बट अब ये क्वेश्चन चेंज होता है या डिलीट होता है, इसको मालिक पे छोड़ रखा कि क्वेश्चन चेंज होगा या डिलीट। इट मे बी डिलीट, इट मे बी डिलीट। मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये डिलीट होने की कगार पर बैठा है। किसके ऊपर बैठा है? डिलीट होने की कगार के ऊपर बैठा है। तो फ्रॉग टेडपोल हो गया, रेबिट हो गया, आपका मेमेलिया मैंने आपको बता दिया, रोकारी जीव विश्व वाला मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर आप बात करेंगे, प्राइमेट के लैंगिक चक्र की पिंड अवस्था इसके द्वारा नियंत्रित होती है। बहुत सारे विद्वान साथी बोल रहे हैं कि सर ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होने चाहिए इसके अंदर। क्यों होने चाहिए भाई, बताइए आप, आपने पढ़ी है बायोलॉजी और पढ़ाते भी हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे ख्याल से तो गलत बोल रहे हो आप लोग, क्योंकि इसने ल्यूटियल फेज पूछा है और ल्यूटियल फेज इज कंसिडर इनटू द ओवरी, जिसमें ओवरी के अंदर होगा ना। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का ओवरी में कोई फंक्शन है ही नहीं, इसका फंक्शन तो कहाँ है? यूटेरस में है। यूटेरस के किसी फंक्शन को वो इन्फ्लुएंस करेगा, किसको? यूटेरस का कोई फंक्शन जो होगा उसको वो क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करेंगे। यूटेरस के जब फंक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? जब वो ल्यूटियल फेज के दौरान, यानी कि जो कार्पस ल्यूटियम है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करेगी। वो किसके प्रभाव में करेगी? एलएच के प्रभाव में करेगी। तो मतलब कि कार्पस ल्यूटियम का जो फंक्शन है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? कार्पस ल्यूटियम का जो फंक्शन है उसको कंट्रोल कर रहा है एलएच,
ठीक है। अगर LH आएगा तो क्या होगा, यानी कि LH सर्ज के टाइम में क्या करेगी वो, जब ओवुलेशन होगा कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और जो आपका मेच्योर्ड ग्रेफिन फॉलिकल है उसके अंदर एक येलो कलर का सब्सटेंस जमा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूटिन कहते हैं। और वो ल्यूटिन पीले कलर का होता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीत पिंड भी कहते हैं। और ये इसका जो थिका इंटरना एक्सटर्नल और इंटरनल जो होती है, वहाँ से एक एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है और प्रोजेस्टेरोन का अंदर से सिक्रेशन होगा। तो ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करेगी। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ब्लड स्ट्रीम के साथ मिलकर कहाँ पहुँचेंगे, यूट्रस में आएंगे, वहाँ के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे। लेकिन वो पूछ कहाँ का रहा है रेगुलेशन, वो पूछ रहा है कि उस जो ल्यूटियम जो है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, उसको कंट्रोल करेगा LH। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ये क्वेश्चन एज वेल सेम रहेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है 98 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, 98 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ चली जाता हूँ। मैंने आपको बेलिया बता दिया, डिलीट वाले चांस में, चमड़ा मैंने आपको बता दिया, APSC बता दिया मैंने, APSC ऑलरेडी डिलीट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका एक 35 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम नज़र मार जाते हैं, जो पोएसी वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 35 है उस पर हम थोड़ी सी सरसरी निगाह से देख आते हैं कि क्या है। किसी महानुभाव ने इसके ऊपर आपत्ति लगाई है और शायद उनका सिलेक्शन प्रोविजनल में भी नहीं हुआ है, तो फिर भी बातचीत कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पोएसी कुल के पुष्पों के लिए सत्य नहीं है। इसके नर पुष्प का पुष्प सूत्र है जो नीचे दे रखा है, इसमें लोडिक्यूल को 3 दिखा रखा है। पेरियंत 2 लोडिक्यूल से दिखाया जाता है। पोएसी का सामान्य और इसका एक्सेप्शनल दोनों, यानी अपवादिक और इसका जो जनरल, दोनों करैक्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों बातें सही है अगर एक्सपर्ट की नज़र से देखें तो, क्योंकि उसने एक्सेप्शन लिखा है उसके मेल फ्लावर का। तो मेल फ्लावर का एक्सेप्शन में कुछ में 3 लोडिक्यूल भी होते हैं, 3 लोडिक्यूल्स भी होते हैं, और पेरियंत में जनरली इसके 2 लोडिक्यूल्स होते हैं। पुष्प एक व्यासमित होता है और जायांगधर भी होता है, ठीक है। फ्लावर जाइगोमॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस दोनों होता है। एंड देन इसका जो ओवरी होता है वो कैसा होता है, इन्फीरियर और मल्टीलोक्यूलर। ये गलत बात, इसका ओवरी इन्फीरियर नहीं होता है और मल्टीलोक्यूलर नहीं होता, तो ये इसका कथन गलत हो गया। तो मेरे हिसाब से पोएसी नहीं हिलना चाहिए। अब मेरे जो साथी हैं जिनका गलत है उनको लगता है डिलीट होना चाहिए या जाना चाहिए, तो क्योंकि उनको बेनिफिट नज़र आ रहा है। आदमी का ये एक जाहिर सा स्वार्थ है कि वो, मैं भी हूँ तो मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ कुछ 1-2 क्वेश्चन पर कि डिलीट हो जाना चाहिए, या तो मुझे अगर फ़ायदा होगा तो मैं यही सोचूंगा ना। तो आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं मेरा तर्क बता रहा हूँ, आपको शायद पसंद आए ना आए, लेकिन आप एक काम ज़रूर कर देना, ठीक है। बोलूँगा नहीं मैं आपको, क्योंकि बोलने से तो आप करते नहीं हो, आपके दिमाग में जो आती है वो करनी चाहिए। अब देखो, ऐसे तो मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। जैसे 2015 के अंदर एक क्वेश्चन डिलीट हुआ था, वो आँख का जो लेंस है और रेटिना के बीच में कौन सा द्रव भरा रहता है ना, जो स्पेस होता है वो क्या कहता है। NCERT में साफ लाइन लिखी हुई है कि द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और यही लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था, डिट्टो लाइन है, लेकिन उसके बावजूद भी उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। बताओ क्यों? उसका कारण ये था क्योंकि उसको आउट ऑफ सिलेबस माना गया था। क्या माना गया था? क्योंकि आँख के नाम से सिलेबस में कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए उसको डिलीट करवा दिया गया था। एज वेल सेम 46 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग। फॉर लेमिनार एयर फ्लो का उपयोग किया जाता है। लेमिनार एयर फ्लो नाम से कोई वर्ड नहीं है आपकी सिलेबस में, है ना। तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हो जाना चाहिए। अगर उसको डिलीट किया तो इसको भी डिलीट कर देना चाहिए। अगर किसी ने आपत्ति लगाई है इस नाम से, लेमिनार एयर फ्लो के नाम से, तो ये भी जा सकता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मेरे पर गुस्सा मत करना कि हमारा राइट क्वेश्चन आपने डिलीट करवा। 98 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो 98 नंबर जो क्वेश्चन है आपका साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन है, विकास संबंधित है वृद्धि से, परिपक्वता से, आयु से, और सभी विकल्प सही है। डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द ग्रोथ मैच्योरिटी एस्पेक्टर एंड ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। मेरे बहुत से साथी और बहुत अजीज़ भी इस क्वेश्चन पर मेरे से उलझे हैं, मैं भी उलझा हूँ कि इसका क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ अबव आना चाहिए। भाई साहब आ जाएगा, मान लेते हैं हम आपकी बात, सहमत हैं, आप राजी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों बताओ तो सही। सब बात ऐसी है कि बोलते हैं कि साहब ग्रोथ भी तो डेवलपमेंट में ही होती है, एज के साथ भी चलता है।
ग्रोथ होगी तो फिर वो ग्रोथ एज के साथ ही होगी ना, ऐसे तो है नहीं कि ग्रोथ पैदा होते ही 6 फीट का होगा, ऐसा तो होगा ही नहीं ना। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर से अगर आप सोचेंगे तो इसका ऑप्शन मैच्योरिटी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? मैच्योरिटी एक बड़ा कंसेप्ट है जिसके 2 पार्ट है, ग्रोथ एंड एज। ग्रोथ एंड एज दोनों इसके पार्ट है, ठीक है। जब मैच्योरिटी आएगी ना, इसका मतलब उसमें ग्रोथ भी हुई है और वो एज के साथ हुई है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैच्योरिटी होना चाहिए। बच्चा पैदा होते ही इतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा उसके अंदर कि वो हर तरह का तर्क कर सके। 5 साल का बच्चा आपके साथ तर्क वितर्क नहीं कर सकता क्योंकि उसकी आयु छोटी है। आप ये कहते हैं ना, अभी छोटा बच्चा है ना, उसका फिजिकली वो आपके साथ फाइट भी नहीं कर सकता क्योंकि उसका फिजिकली डेवलपमेंट नहीं है। चाहे वो मानसिक फाइट हो चाहे वो शारीरिक फाइट हो, नहीं कर सकता। जब वो मैच्योर हो जाएगा तब वो आपसे फाइट भी कर सकता है। और मैच्योर कब होगा? आयु बढ़ेगी उसके साथ और उसके साथ फिजिकल ग्रोथ भी होगी, है ना, तभी तो बोलोगे ना आपका तब मैच्योर हुआ है। आगे बात समझ में। तो इसका आंसर अब आप बताओ क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए ना। एक भाई साहब बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 94, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक क्रियाविधि की 2 मुख्य विशेषताएं, द 2 मेजर कैरेक्टर ऑफ द कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ अकॉर्डिंग टू प्याजे आर एज फॉलोज। संगठन, अनुकूलन, सूचना प्रक्रिया, संतुलन, स्कीमा पैटर्न और कोई विकल्प सही नहीं है। इस पर ऑब्जेक्शन लगाया महानुभाव ने, लगाओ। 100 रुपये हैं आपके पास, है ना, लगाओ। इसका उत्तर होगा संगठन और अनुकूलन। इसके कार्यविधि की ये मुख्य विशेषताएं हैं, जबकि स्कीमा और सूचना प्रक्रिया पे आप जो उलझ रहे हो ना, वो इसकी मुख्य विशेषताएं नहीं है। पढ़ो आप इसको ढंग से। हाँ, उसके पार्ट हैं लेकिन इसकी मुख्य विशेषताओं में नहीं आती। संगठन और अनुकूलन इसकी 3 ही मुख्य विशेषताएं हैं। तीनों की तीनों मुख्य विशेषताएं मैं आपको प्रूफ सही से समझा सकता हूँ। अगर कोई मेरे से बात करे तो मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। अभी वीडियो में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन इसका आंसर यही होगा, कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका APSC डिलीट हो गया इधर से। 111 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 111 नंबर क्वेश्चन है, टीवी के उपयोग निम्नांकित में से किस में किया जाता है? कहाँ टीवी दूरदर्शन का प्रयोग निम्नांकित रूपों में किया जा सकता है? टेलीविज़न कैन बी यूज्ड। इस प्रयोग को यहाँ उपयोग होना चाहिए था, प्रयोग शब्द की जगह उसको हिंदी में यूज्ड कर दिया। यूज्ड का मतलब उपयोगी होता है, जबकि प्रयोग को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। इस बंधु ने प्रयोग के हिसाब से उपग्रह निर्देशन दूरदर्शन प्रयोग कर दिया। RPSC ने क्या कर दिया? द सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टीवी एक्सपेरिमेंट में काम कर लिया, इसलिए इसने ऑप्शन ये तीसरा दे दिया। अब मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरे जो एक्सपर्ट महोदय हैं उनसे कहा, भाई साहब आप इंग्लिश पढ़ लेते, यहाँ पे कैन बी यूज्ड लिखा हुआ है। यूज्ड का मतलब आप कहाँ उपयोग करोगे, प्रयोग नहीं करोगे। तो इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न करते हैं क्लासरूम्स वगैरह के अंदर, स्कूल्स में क्लोज। CCTV आपके महानगरों में लगे रहते हैं हर जगह, वो CCTV तो हो गया, है ना। और सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टीवी जो आपके घरों में होता है, वो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टीवी हो जाए, जहाँ पे ज्ञानवाणी, ज्ञान दूरदर्शन वाले जो चलते हैं, ज्ञान दर्शन वगैरह जो चैनल चलते हैं, वो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन हो गए। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट आना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 112, भारत में शैक्षिक दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ था 1961 और 1984, दोनों सही है इसके, ये डिलीट हो सकता है। 1961 और 1984 दोनों के दोनों ऑप्शन इसके क्या है? राइट है। तो दोनों के दोनों ही क्वेश्चंस, इस हिसाब से ये क्वेश्चन डिलीट, एक टीवी वाला 2-3 क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा और एक टीवी वाले क्वेश्चन का ऑप्शन 4 होकर आएगा, और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 119 119 में अगर आप देखेंगे समय की विशेषताएं। अब देखो, अगर बुकों की माने तो व्यापकता भी होती है, विचार प्रक्रिया का कार्य नहीं करना, और समय की अस्थिरता किशोरावस्था में। अगर आप इग्नू का कंटेंट पढ़ेंगे तो इग्नू के कंटेंट में तीनों विशेषताएं आपको लिखी हुई मिलेगी। पीडी पाठक की बुक पढ़ेंगे, पीडी पाठक से आपकी तो 2 पहले और दूसरा ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। राजस्थान बोर्ड की आप साइकोलॉजी की 11वीं क्लास की किताब पढ़ेगी तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन मिलेंगे। NCERT की अगर आप किताब पढ़ेंगे तो तीनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा होना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? चौथा। ऑल अबव ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल अबव आर करेक्ट।
ठीक है। तो चौथा ऑप्शन अगर इसका आप करेक्ट मानते हैं तो ये क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है, डिलीट नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है आपके 140 नंबर जो क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सा और झेल लीजिए मुझे, आपने मुझे 20-25 मिनट झेला है, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और मेरा चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, मुझे कोई थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा और आपको कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन, एक कोशिका में विभाजन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या समान रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को समान रखना है ना, समान। ये टोटल नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल रिमेन कांस्टेंट आफ्टर द डिवीजन, रिमेन कांस्टेंट आफ्टर द डिवीजन रिमेन कांस्टेंट, आप कांस्टेंट रखनी है, मतलब सेल के अंदर जो है डिवीजन के बाद संख्या समान रहनी चाहिए दोनों तरफ, दोनों डॉटर सेल में। कब होगी? डी नोवो करोगे, डी नोवा संश्लेषण से क्या होगा, डी नोवा सिंथेसिस से क्या होगा कि संख्या समान नहीं होती है, अलग अलग तरीके से संश्लेषण होता है। अगर फ्रेगमेंटेशन कर लोगे आप तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो डिवाइड इनटू फिजन, डिवाइड बाय फिजन इनटू द 2 पार्ट्स, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया टूटा 2 भागों में, दोनों में से एक भाग एक सेल में एंटर कर गया, तो संख्या एक कांस्टेंट रह गई, समान रह गई। तो इसका चौथा ऑप्शन मोर करेक्ट है। हालांकि अगर ये क्वेश्चन पूछता सेल डिवीजन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया का संश्लेषण नई पुत्री कोशिकाओं में किस प्रकार से होता है, तब डी नोवा मान लेते, डी नोवा भी सही है, फिजन भी सही है। उसने यहाँ पर एक वर्ड दे दिया, समान रखनी है। आपको उलझाना चाह रहे थे एक्सपेरिमेंट, जो पेपर सेटर थे वो उलझाना चाह रहे थे, उलझा दिया, आप उलझ गए। कुछ लोग माइटोकॉन्ड्रिया डी नोवा करिए, डी नोवा करिए तो गलत हो गया। यहाँ पे मतलब जो है माइटोकॉन्ड्रिया 2 भागों में विभाजन के द्वारा हो जाता है, करेक्ट बात है, कोई गलत नहीं, ठीक है। जब पेपर दे रहे थे तब हमारे भी ये माइंड में आया था कि यार ये भी है, लेकिन बाद में जब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा तब पता चला वो समान पूछ रहा है, समान का उत्तर ये होगा। एनसीईआरटी की जो बुक है कक्षा 11 की, उसमें आप पढ़ लेना, ये ऑप्शन करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है। अब चौथा जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। 143 नंबर क्वेश्चन है जो डिलीट होगा और होना भी चाहिए, और कुछ कह नहीं सकते वैसे, डिलीट करे तो करे ना करे। होमोथैलिक, हेर्मेफ्रोडाइट, हेटेरोथैलिक, पिस्टिलेट, मनार्की, ये 4 स्टेटमेंट एक साइड में दे रखे, उसकी तरफ से आपको मैच करना था, है ना। द्विलिंगी, केंचुआ, एकलिंगी, पुष्प, नर पुष्प और मनुष्य में रज चक्र का बंध हो जाना। और ऑप्शन सी डी ई को करेक्ट माना है। किसको माना? सी डी ई को करेक्ट माना है। अब यहाँ पर बस जो दिक्कत आ रही है ना, वो एक ही क्वेश्चन में आ रही है, एक ही ऑप्शन में आ रही है, तो ये इस कारण से क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है ना। हेटेरोथैलिक और पिस्टिलेट वाले जो ऑप्शन है वो थोड़े से मैच नहीं कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है। तो कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट हो सकते हैं, और 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन चेंज होंगे। बाकी मुझे कोई ऐसा कोई क्वेश्चन लगा नहीं जिसका ऑप्शन चेंज हो सकता है या जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ ज़्यादा टेंशन ना लें, आप लोगों का हो जाएगा, जो होना है अच्छा होगा। कुछ मैं अग्रिम बधाई दे देता हूँ आप लोगों को, है ना। ठीक है, धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा और देखते रहिए और मेरे चैनल को